स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। यूपी विकास बनाम सियासत आज इसका विषय रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस पर उठे विवाद के बीच बड़ी बात कही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस को लेकर खड़े किए जा रहे विवाद पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा उन लोगों की ओर से उठाया जा रहा है जो समाज में माहौल खराब करना चाहते हैं, राज्य सरकार के विकास के एजेंडे को पटरी से उतारना चाहते हैं। रामचरितमानस विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनके पास राज्य के विकास में योगदान करने के लिए कुछ नहीं है, जिन लोगों ने अतीत में इसकी छवि खराब कर दी थी, यूपी के युवाओं के लिए पहचान का संकट खड़ा किया, लोगों के सामने भविष्य सही नहीं दिखने लगा था, अब ये लोग यूपी, जी हां, नए यूपी में बेचैन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS आयोजित करने वाले हैं, तब विकास और निवेश से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वे इस तरह के बेकार के मुद्दों को उठा रहे हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पुस्तक को आपको बता दें कि दलित विरोधी करार दिया है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मौर्य का समर्थन करते हुए कहा कि वह सीएम योगी आदित्यनाथ से यूपी के पूर्व मंत्री की ओर से सभी संदर्भित छंदों का वास्तविक अर्थ पूछेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी चुनाव 2022 के ठीक पहले भाजपा छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। श्लोकों का वास्तविक अर्थ पर कहा कि उन लोगों को समझाना होगा कि किसी बोली और उसकी बारीकियों की समझ नहीं रखते हैं और समय की बर्बादी होगी। दरअसल सीएम ने कहा है कि ये बुद्धि और समझ की बात है, किसी शब्द को किस बोली में लिखा गया है और किसी विशेष स्थान पर उस शब्द का अर्थ क्या है, ये समझने के लिए कम से कम पर्याप्त बुद्धि और तर्क होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को जवाब दिया, साथ ही साथ आपको बता दें, और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब हमें जवाब देने की जरूरत होगी मैं उन्हें जवाब दूंगा। इस बीच सीएम ने दावा किया है कि कमिश्नरेट में अपराध के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है। उन्होंने कहा है कि यही कारण है कि पिछले 6 वर्षों में राज्य की छवि भी काफी सुधरी है और निवेशक यूपी में आने के इच्छुक हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है और उन्होंने कहा कि विदेशों में और 8 भारतीय शहरों के अंदर रोड शो का आयोजन होगा। लखनऊ में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए अभूतपूर्व रिस्पांस मिला है। उन्होंने दावा किया है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2018 के दौरान हस्ताक्षर किए गए 75% MOU पर काम हुआ है। योगी ने भरोसा जताया है कि समिट शुरू में तय किए गए 10 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से कहीं ज्यादा हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने रोड शो के दौरान उस लक्ष्य को बहुत पहले ही पार कर लिया है। ये वह सरकार है जो कहती है कि और वही करती है। पहले इन्वेस्टर समिट के बाद किसी भी अन्य सरकार के विपरीत 2 साल के कोविड महामारी के बावजूद हम 3 ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट आयोजित करने में सक्षम रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य हर जिले में निवेश को बढ़ावा देना है। पिछले 6 सालों में हमने और हमारी सरकार हर जिले को समान रूप से विकास के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। पूर्व की सरकारों पर हमलावर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले केवल NCR क्षेत्र को ही विकसित के क्षेत्र में लाया जाता था, वहीं पर केंद्रित विकास रहता था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी हर जिले को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने पर ध्यान दिया गया है। सभी 75 जिलों में निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं, वे भी शिखर सम्मेलन के दौरान जुड़े रहेंगे। बहुचर्चित बुलडोजर पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार या लोगों की सुरक्षा को चुनौती देने वाले किसी भी माफिया या अपराधी के खिलाफ हमने कानून के दायरे में कार्रवाई की है। बुलडोजर एक्शन पेशेवर अपराधी और माफियाओं के लिए है, न कि आम आदमी के लिए। सीएम ने कहा है कि यूपी का आगामी बजट राज्य के 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करेगा।
तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर.के. मिश्रा साहब हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत भुवन जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद उसे किस तरह से देखते हैं? माफ कीजिएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने। नेहा जी, हम लोग सभी धर्मों का आदर करने वाले लोग हैं और हम सभी धर्म ग्रंथों का आदर करते हैं, लेकिन हमारी रामचरितमानस की उन पंक्तियों से हम विरोध करते हैं। वो पंक्तियां आप जानती हैं, पूरा देश जानता है। ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सब तारण सकल ताड़ना के अधिकारी। जो नारी के विरोधी हैं, जो शूद्रों के विरोधी हैं, हमारी उन पंक्तियों पे आपत्ति है। और हम कहते हैं रामचरितमानस का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये चूंकि ये जो पंक्तियां हैं नारी विरोधी हैं, शूद्र विरोधी है, इन पंक्तियों को हटा लिया जाए। और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब मैं आपके चैनल के माध्यम से देख पा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सियासत कह रहे हैं कि सियासत की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जब राजस्थान में जाते हैं तो हनुमान की जाति बताते हैं। इनके जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, वो कहते हैं कि सीता माता टेस्ट बेबी थी। इनके एक मंत्री है डॉक्टर निषाद, वो कहते हैं कि दशरथ राम के पुत्र नहीं थे। तो इस तरह की जो बातें कहते हैं, भगवान राम का अपमान तो भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कोई नहीं कर पाता। निश्चित तौर पे ये 80-20 के नारे से जो लोग प्रदेश की सत्ता में वापसी करी हो, लोगों को बांटने का जिनका काम हो, निश्चित तौर पे हमारी लड़ाई उन्हीं लोगों से है, भारतीय जनता पार्टी से है। कि देखिए कुछ लोग जो हैं वो अपमान कर रहे हैं शूद्रों का, या फिर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये क्या है कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम तो नेहा जी आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आप महिलाएं हैं, हमारी घरों की महिलाएं हैं, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे प्रदेश की, देश की महिलाएं हैं, जिनके लिए इन शब्दों का यूज करा जाता है, ताड़न शब्द का यूज करा जाता है। अचानक रामचरितमानस स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे याद आ गई? कैसे ये एक जादुई जिन बाहर निकल आया रामचरितमानस का? उन्हें याद आ गया ये श्लोक में देखिए महिलाओं का अपमान है, शूद्रों का अपमान है, ये कहा गया, ऐसा कहा गया, ये कैसे निकल आया? देखिए नेहा जी, कैसे निकल आया ये तो मौर्य जी बता सकते हैं, लेकिन हमारी जो पार्टी की जो लाइन है, जो पार्टी की विचारधारा, वो है कि हम लोग शूद्रों के विरोधी नहीं है। हम शूद्रों को लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, मातृशक्ति को सम्मान देने का काम करती है समाजवादी पार्टी। हम लोग इस लाइन पे चलने का काम करते हैं। और माननीय अखिलेश यादव जी के जनता पार्टी कह रहे हैं कि आप विकास विरोधी हैं, विकास होता हुआ देख नहीं सकते हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टर समिट हो रहा है, आप लोगों से हजम नहीं हो रहा, पच नहीं रहा, इस वजह से आपके पेट में दर्द है, इस वजह से इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। नेहा जी, किस तरह के जो ये विकास की बातें कैसे कर सकते हैं? जो किसान विरोधी है, हत्याएं कर देते हैं, किसान नेताओं को अपशब्द बोलने का प्रयोग करते हैं। और अभी आप बजट में भी आप देख पा रही होंगी, कल आपने देखा होगा, कोई नई मंडी की बात ये लोग नहीं कर पा रहे। एमएसपी पे किसान इंतजार कर रहा था, एमएसपी बात नहीं कर पा रहे। युवाओं को रोजगार देने के नारे के साथ जो लोग आए थे, आज वो देखिए आज क्या बातें करने लग गए, वो रोजगार भत्ते पे आ गए। 2014 का चुनाव आप जीते थे, रोजगार देंगे। 19 का आपने चुनाव में वादा करा कि रोजगार देंगे, और 24 के चुनाव आते हैं रोजगार भत्ता देंगे। और मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं आज ये तीसरे चैनल में कह रहा हूँ, ये तो देश को पूरा पाषाण काल की ओर ले जाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं आप लोग विकास विरोधी है, हम तो विकास की बात करते हैं और हम किसी के विरोधी नहीं है, हम शूद्रों के भी विरोधी नहीं है, और जहां पर उसका विरोध होगा हम लोग खड़े रहेंगे। आप लोग 80-20 की बात करते हैं। नेहा जी देखिए, ऐसा है जो कि हम लोग उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर एक पेंसिल भी गिर जाती है तो हम लोग उसको उठा करके सर माथों लगाते हैं। जहाँ तक रामचरितमानस की बात है, ये धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, हमें तो लगता है जो कि इस तरह के जो इसमें उपदेश या जो बातें कही गई है उसको आत्मसात करने की जरूरत है। जहाँ पर रामचरितमानस की बात है इसमें हमने देखा है कि किस तरह से धैर्य, क्षमा, उदारता, ये सामाजिक शिवत्व को दिखाता है। ये इसमें हर एक चीज का समावेश है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से इन चौपाई का जिस तरह से इन्होंने अध्ययन करके और ये यहाँ पर विश्लेषण करने की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कम से कम और इनको अध्ययन करना चाहिए।
ये तारण जो शब्द है ये अवधी भाषा में है और इस प्रकार अर्थ होता है जो पहचानना, परखना। इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है जो कि प्रताड़ना, ये ताड़ना को ये लोग प्रताड़ना कहते हैं। मुझे लगता है जो इन सब शब्दों को पूरी तरह से अध्ययन करने की आवश्यकता है और जो रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई है, मुझे लगता है जो कि कम से कम इस तरह के धार्मिक ग्रंथों को आपने जिस तरह से जलाने का प्रयास किया है, इनके पन्नों को जलाने का प्रयास किया है, ये 136 करोड़ जनता, अब देखिए किस तरह से ये लोग बौखलाए हुए हैं। 2017 के बाद से जो 2 बार भाजपा की सरकार आई है और जो विकास के एजेंडे को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर में हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनके पास विषय रह नहीं गया। तो इस तरह की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल करते जा रहे हैं। यहाँ पर बजट की बात कर रहे थे जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भास्कर जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि देखिए आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर समिट होते हुए देख नहीं पा रहे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बोला कि वो श्लोक किस संदर्भ में लिखे गए थे ये समझने के लिए कम से कम पर्याप्त बुद्धि और तर्क होना चाहिए, जो कि आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। नेहा जी, मैं इतना पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज देश को या प्रदेश को उनकी व्याख्या नहीं करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? मैं रोज इसी में रहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ धर्माचार्य संत नहीं, ये तो सवाल आपसे भी हो सकता है ना। आज आपको रामचरितमानस की इतनी तगड़ी व्याख्या करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या वजह इसके पीछे है? आज की है क्या रामचरितमानस? हम तो रामचरितमानस का सम्मान करने वाले लोग हैं। कहाँ कर रहे हैं आप लोग सम्मान? ये कैसा सम्मान है? देखिए, भगवान राम को, श्री राम को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता तो यदुवंशी है, तो भगवान को मानने वाले लोग सम्मान है। तो आपसे इतना कह रहा मैं यहाँ पर इंटरप्ट करूंगा, ये किस तरह का सम्मान है? हमने पहले ही कहा है कि हम लोग उस संस्कृति से मेरे टाइम में पेंसिल भी गिर जाती है, पेंसिल भी गिर जाती है तो हम लोग सर माथे पर लगाते हैं उसको। आज ये रामचरितमानस के पतियों को जला रहे हैं, क्योंकि आश्चर्य लगता है क्योंकि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। ये मौर्य साहब के साथ खड़े हैं या 136 करोड़ जनता के साथ? आज तक मौर्य साहब आपके साथ खड़े हैं नहीं खड़े, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो वक्त वक्त अपनी पार्टी बदलते हैं, विचारधारा बदलते हैं। रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाना ये वाकई समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, जिस तरह से वो सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो तो लगातार पार्टियां बदल रहे हैं, लगातार विचारधारा बदल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक, चुनाव से पहले तक उन्हें रामचरितमानस से कोई दिक्कत नहीं थी। अब समाजवादी पार्टी में आते उन्हें रामचरितमानस से भी दिक्कत होने लगी, तमाम श्लोकों से भी दिक्कत होने लगी। तो ये आपकी विचारधारा उन्होंने अपना ली या आप उनकी विचारधारा में आ गए हैं? क्या है ये, कहाँ से ये सब पूरा निकल के आया, ये बता दीजिए सर थोड़ा सा। पार्टी नेहा जी, मैं शुरू से कह रहा हूँ, हम लोग नारी उत्थान के समर्थन में है, नारियों को आगे बढ़ाने के समर्थन में है, शूद्रों को आगे बढ़ाने के समर्थन में, उस जाति व्यवस्था को तोड़ने के विरोध में है। हम लोग जाति जनगणना के पक्षधर लोग हैं। निश्चित तौर पे जो मौर्य जी ने कहा है वो पार्टी का स्टैंड है। हम लोग रामचरितमानस की उन 4 लाइनों को हटाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, लेकिन जिन पंक्तियों में जो नेहा जी हैं या हमारी घर की जो महिलाएं हैं या जो हमारे परिवार की महिलाएं, समाज की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं, देश की महिलाएं, उनके स्वाभिमान को जो ठेस पहुंचाती है, ऐसी पंक्तियों को हटाने के लिए जो हमारे शूद्र लोग जो शब्द प्रयोग करा गया है, उन लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति जाति के लोगों को, ओबीसी के लोगों के सम्मान, किसी भी धर्म या जाति के लोगों का जिससे उसको नफरत मिलती है, उन चीजों को हटाने के हम लोग पक्षधर हैं। ठीक है, मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मिश्रा जी देखिए नेहा जी, यहाँ पर जोशी जी कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि नारी सम्मान की मैं बहुत बारी से जोशी जी जो चीज को रिपीट कर रहे हैं, नारी सम्मान नारी सम्मान। मैं कह रहा हूँ रामायण और महाभारत हर जगह नारी के सम्मान के लिए ही इस तरह के हम लोगों ने युद्ध देखे हैं। जैसे रावण ने माँ सीता का अपमान किया तो राम ने रावण के राज्य के ऊपर में आक्रमण किया और उसको इस तरह से हम लोगों ने देखा जो किस तरह से ये सारी बातें चलती है। और महाभारत में भी इसी तरह का है, क्योंकि जब द्रौपदी का सम्मान को बचाने के लिए किस तरह से महाभारत के अंदर में युद्ध हुआ। मैं कहना चाहता हूं जो कि आज धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में 2017 से पहले इन लोगों का स्टैंड क्या था, ये जो 2023 के अंदर में ये जो स्टैंड बना रहे हैं, ये मुझे लगता है धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में। आप कांग्रेस को देखें, गीता के उपदेश को लेकर के किस तरह से उन्होंने कहा है जो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया था।
इस तरह के बयानात जिसमें भी आपको देखेंगे, जो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये अल्प ज्ञान का बिल्कुल नतीजा है। मुझे लगता है जो ज्ञान वर्धन करने के लिए इन लोगों को कम से कम गुरुकुल में या ऐसे शिक्षण संस्थानों में जाना चाहिए जहां पर इस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे और उसके बाद जाकर के धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में जो विश्लेषण है वो करने की क्षमता रखें। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है जोशी जी, बात रखिए अपनी, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान आप लोगों की पार्टी से निकल के सामने आए हैं जो महिलाओं के सम्मान की तो अगर हम बात करें तो कतई यहाँ पर बेमानी होगी। अब सवाल इस बात को लेकर है, एक तरफ तो आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके नेता महिलाओं के सम्मान क्या होता है उसे जानते नहीं है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये बात कहना कि देखिए महिलाओं के सम्मान के लिए 4 पंक्तियां हटा दीजिए रामचरितमानस से, वो सही होगा? बिल्कुल ठीक होगा नेहा जी। मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, जो हमने शूद्र शब्द का भी कहा कि इसको भी हटा देना चाहिए, वो इसलिए कहा कि जातिवाद का दर्श अगर पूरे देश में एक मुख्यमंत्री रहते हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए किसी ने बर्दाश्त किया है तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। जब वो जिस भवन में वो रहते थे उनको उनके मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने पहले उनको गंगा जल से धुलवाने का काम करा और आपको गौमूत्र से धुलवाने का काम करा, और अभी अभी आपने देखा होगा न्याय पूरे चैनलों ने दिखाया है माननीय अखिलेश यादव जी को अभी इस यज्ञ में शामिल नहीं करने दिया, जिसके कारण ये विवाद और ज्यादा बढ़ा। निश्चित तौर पे जो इनकी मानसिकता है शूद्र विरोधी, हम लोग उस विरोधी जो इनकी शूद्र विरोधी जो मानसिकता है उसको खत्म करने जा रहे हैं। महिला सम्मान की बात तो महिलाओं की बात कर रहे थे, अब महिला पे आप बात नहीं करेंगे? महिला पे आगे हाँ। नेहा जी, मैं पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला सम्मान में किस प्रकार सामने आए, वो लोग साड़ी खींचने का काम कर रहे थे। अरे सर, महिला नेताओं के गालों को किस तरह से उसकी व्याख्या करते हैं वो भूल गए क्या आप लोग? मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, मैं आती हूँ, फिर आती हूँ, मैं लूंगी इस पे भी जवाब दूंगी। नेहा जी, एक चीज मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, जोशी जी को मित्र हैं हमारे, मैं कहता हूँ धार्मिक ग्रंथ के बारे में जब तक पूरी तरह से आपके नॉलेज न हो, ज्ञान न हो, मुझे लगता है व्याख्या करने की आप उचित नहीं आप व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब देखिए यहाँ पर निषाद हो या केवट हो, किस तरह से रामायण में इनका वर्णन किया गया है। इवेंट की मैं ये चीज कहता हूँ, मंथरा और जो कैकेयी हैं, जब उन्होंने पश्चाताप भी किया तब जाकर के एक माता स्वरूप उनका एक अलग रूप आया, उसका भी रामायण में वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है। किस तरह से सीता जी का जो रावण ने हरण किया था उसके बाद किस तरह से वापसी हुई थी वो भी हमने देखा है। नहीं, अभी कह रहे हैं 4 लाइनें को हटाने की हम मांग करते हैं, हटाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी, करवाएगी क्या ये? देखिए नेहा जी, देखिए ऐसा है, इसको पहले पूरी तरह से ये लोग अध्ययन करें। कहीं पे भी ऐसा नहीं है जो कि ताड़ना का मतलब प्रताड़ना होता है, ताड़ना का मतलब होता है जो कि पहचानना। अब एक मात्र छोटा सा उदाहरण 10 सेकंड के अंदर में दूंगा। एक ढोल को हम बजाते हैं और ढोल बजाने में अगर सुर की आपकी पहचान नहीं है तो आपको सबको कर्कश लगेगा। ठीक है, मतलब आप नहीं हटाएंगे, आप नहीं हटाएंगे, आप ये कह रहे हैं आप नहीं हटाएंगे? देखिए मतलब ही नहीं है इस तरह की बातें करने का। ठीक है, यहाँ पर आपके जोशी जी ज्ञान है, सुन लिया आपने, कह रहे अध्ययन तो करिए पहले, अध्ययन आप लोगों को है नहीं, आधा अधूरा ज्ञान तो हमेशा नुकसानदायक रहता है। अधूरा अध्ययन नहीं, सब लोग बुद्धिजीवी है, हमारे नेता जी कितने हाईली क्वालिफाइड है, प्रदेश में उनके बराबर पढ़े लिखे बहुत कम नेता है। मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूँ, महिला सम्मान की बात में भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी लगती। मैंने पंचायत चुनाव में उदाहरण दिया, चैनलों में दिखाया गया किस प्रकार इन्होंने अपने विरोधी दलों की महिलाओं की साड़ी खींचने का काम करा। इनके डिप्टी सीएम कहते हैं सीता माता के लिए, हमारी माता के लिए, माननीय मिश्रा जी की माता जी के लिए, हमारी माता नेहा जी की माता के लिए, सीता माता के लिए कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी थी, सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। मुख्यमंत्री कहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनएचआरबी का आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा नेहा जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कहीं कोई विषय नहीं रह गया। लगातार एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। किस प्रकार की विकास की बातें आप कहते हैं? लगातार परीक्षा लीक हो रही है, युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी को भत्ते देने पर आ गए। 14 में आप आए थे कहते रोजगार देंगे, 19 में आप कहते रोजगार देंगे, 24 के चुनाव आते भत्ते देने आ गए। आप
देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं मिश्रा जी? आप पूरा पाषाण काल में देश को ले जाना चाहते हैं, भिक्षावृत्ति का। अरे तो धार्मिक ग्रंथों को जलाने का आपको विवेचना करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भूख में धार्मिक ग्रंथों के मछलियों को जलाने का आपको क्या काम आ गया? आप 136 करोड़ जनता की भावना के साथ आप खेल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चीज बनाई, उसमें आप नुक्स निकाले, समझ में आता है। धार्मिक ग्रंथों पे आप सवाल खड़े कर देंगे, उसमें नुक्स निकालेंगे तो उसमें भी सर सवाल तो खड़े होंगे ही कि आज का ग्रंथ तो बने नहीं हुए हैं, ये तो पहले से चले आ रहे हैं सर, लोगों ने पढ़े हैं, सबने पढ़े, कई पीढ़ियों ने पढ़ लिए। आप लोगों को ही इसमें दिक्कतें क्यों नजर आने लगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या चुनावों के मद्देनजर इस तरह की चीजें आप लोग करने से कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं? ये भी समझने की बात है, और जनता सब समझती है सर, कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं पढ़ा लिखा है इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन आप किस तरह से कौन सी चीज पे कैसी राजनीति कर रहे हैं इससे बहुत मतलब होता है, और जनता सब समझती है। बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा बस वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।